हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो NCERT जो अरिहंत का बुक आती है, कंपाइलेशन वीडियो है, कंपाइलेशन बुक जो आती है, जो आपको 6 to 12 तक की सारी उसमें कंपाइल्ड फॉर्म में होता है, तो वो जो है मैं लेकर इसमें आया हूँ। और ये पहला हिस्ट्री का लेक्चर है और रिस्पॉन्स देखूंगा आप लोगों का कैसा रहता है, उस हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट के जो है आपको NCERT का जो है अरिहंत का वो करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो पहला जो ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है, अध्याय है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा देखेंगे उसके बारे में क्या इसमें दिया हुआ है और NCERT से जो है क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है ऐतिहासिक स्रोतों में। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका पूरा PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी PDF है। तो शुरू करते हैं। ये आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो चाहे UPSC की हो या स्टेट PCS हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन कोई भी हो ऐसा, जहां पर हिस्ट्री आपका सिलेबस है, तो वहां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और NCERT तो आपको जानते ही हैं, आपका बेस जो है यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ को अच्छे से जो है डिस्कशन करते हुए इसको हम लोग देखेंगे। तो ऐतिहासिक स्रोत पहला चैप्टर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल है वो भी दिया गया है। NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1 इसमें शामिल है, क्या कब कहाँ और कैसे। चैप्टर 8 शामिल है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ओल्ड NCERT क्लास 11 चैप्टर 1 इसमें है। सॉरी, 1 मिनट। इसमें जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास दिया हुआ है, चैप्टर 1। चैप्टर 2 प्राचीन भारत इतिहास के आधुनिक लेख। चैप्टर 3 स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा। चैप्टर 4 न्यू NCERT क्लास 12 चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। तो ये सारे चैप्टर जो है एक ही चैप्टर में आपको कंपाइल फॉर्म में दिया गया है। तो NCERT जो है यहाँ से आपका बहुत अच्छा कवर होने वाला है। आप इस चैप्टर को आराम से देखते रहिए। आज जो है हम लोग पढ़ने जाएंगे वो पहला जो है जो आपको पहला पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो है जो पढ़ते हैं उसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत जो है, फिर आपको हिस्टोरिकल सोर्सेस, फिर जो है से विदेशी यात्री का वर्णन, मतलब कि जो बाहर से जो आते हैं यात्री, जैसे कि मेगास्थनीज आए, फाहीन आए, इन सब के यात्रियों जो उन्होंने जो अपने वर्णन लिखे, किताबें लिखी, उनके बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स से लेकर ऐतिहासिक लिटरेरी सोर्स और आपको फॉरेन ट्रेवलर दैट इज पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, तीनों जो है इसमें आपको डिस्कशन के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा ताकि आप जो भी अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाए। कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पे होगा जो ना समझने वाला होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको सबसे विश्वसनीय, सबसे जो है से आपको इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो पुराने इतिहास को जानने के लिए कि उस वक्त क्या जो है से कैसा सोशल लाइफ था, इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, सामाजिक ढांचा कैसा था, किस तरह से लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो हिस्ट्री को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे बहुत काम आती है। और इसी पुरातात्विक स्रोत में जो है मुख्यतः जो है क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे अभिलेख जिसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में, वो हैं, सिक्के हैं, आपको क्वाइंस, स्मारक जो पैलेसेस है, भवन है, मूर्तियां जो आइडल वगैरह, चित्रकला, पेंटिंग वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीजें जो है आपको आर्कियोलॉजिकल साइट में देखने को मिल जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में मिल जाएगा। जैसो कि सिक्कों की बात करें तो सिक्के में जो है सबसे पहले सिक्के जो है क्वाइंस जिसको कहलाता है, उसके जो है अध्ययन को, उसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं, नुमिस्मेटिक कहते हैं। तो जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिक्कों को क्या कहते हैं, तो अध्ययन के, मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक, सिक्के के अध्ययन को। और यहाँ पर जो है प्राचीन काल में हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जैसे चांदी के, तांबे के, सोने के, शीशे के, फिर आपको पोटिन के। तो इस तरह के सिक्के जो हैं हमें देखने को मिला है। तो नुमिस्मेटिक किसको कहते हैं, तो सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मेटिक। उसके बाद जो है सबसे प्राचीनतम सिक्का जो है, जो महाद्वीप में जो है हमें प्राप्त हुआ, वो है आहत सिक्के, जिसको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। ये सबसे पहले जो है आपको चांदी का सिक्का था, जिसको जो है इशू किया गया था, जिसको जो है चलाया गया था। तो ये जो है ज्यादातर चांदी के सिक्के थे। उसके बाद तांबा से भी ये कुछ
सिक्के जो है मिले हैं, तांबा के सिक्के भी मिले हैं, लेकिन ज्यादातर जो है पंचमार्क कॉइन जो है वो चांदी के सिक्के के होते थे। पंचमार्क कॉइन क्या होता है कि उस पे जो है किसी राजा का या किसी इसका जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेट वगैरह इस तरह का चीजें, राजे की फोटो वगैरह उस तरह का, उस पे क्या है एक डाई होता है, उससे जो है पिघलाकर उसको पंच कर दिया जाता है, उस पे जो आहत कर दिया जाता है, जिससे वो पंचमार्क सिक्का कहलाता है। ज्यादातर सिक्के जो है वो चौकोर आकार के होते थे, लेकिन कुछ जो है वर्गाकार भी है और कुछ गोलाकार भी है। तो जो है ज्यादातर जो है रेक्टेंगुलर शेप में जो है आपको मिलेगा सिक्के, और कुछ जो है स्क्वायर और सर्कुलर में भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पंजाब तथा हरियाणा के जो है क्षेत्र से जो है यहाँ से जो है आपके योध्या गणराज्य प्रमुख थे, वहां से के सिक्के जो है हमें प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के जो है आपको पर्याप्त प्राप्त हुए हैं। तो किसके, किस गणराज्य के? तो योध्या गणराज्य के, जो कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में है। ये आपको पंजाब के क्षेत्र की बात कर रही है। कुछ पकी हुई मिट्टी जो बंड ब्रिक्स कहते हैं, बंड क्ले कहते हैं, वो भी प्राप्त हुए हमें। और ये जो है आपको कुषाण काल में जो है आपको मिला है। कुषाण काल जो कनिष्क वगैरह का काल था, जो ईसा शताब्दी के बाद जो हुआ, उस काल में जो है आपको प्राचीनतम जो है प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के सिक्के जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो अभी जो है कोलकाता, पटना, लखनऊ, जयपुर, मुंबई संग्रहालयों में जो है ये सारे सिक्के जो हैं आपको सुरक्षित मिल जाएंगे। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उस जमाने के एंशिएंट इंडिया के जो आपको कॉइन्स है वो इन सब के म्यूजियम में जो है देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा कि प्रतीक मिलते हैं, कुछ पे सिंबल मिलते हैं। बाद में सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम की तिथियां भी उल्लेखित की गई, लेकिन पहले जो है वो सिर्फ आहत सिक्के थी और वही सिक्के जो है आपको चलित में थी। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन कुछ जगह पे ये सिक्के चलता था। सिक्के के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बार जो है स्वर्ण के सिक्के जो जारी किया, उसका श्रेय किसको जाता है? तो हिंद यवन को जाता है। मतलब इंडो ग्रीक जो भारत पे आक्रमण किए, इंडो ग्रीक, उनको जो है ये श्रेय जाता है कि उन्होंने आपको यवन सिक्का, जो आपको स्वर्ण सिक्का जो है गोल्ड कॉइन सबसे पहले इसने जारी किया। अगर हम बात करें कि सबसे प्योर यानी सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो किसने जारी किया? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो जारी किया था भीम कड़फिसिस ने, जो कि आपको कुषाण वंश का शासक मिल जाएगा। भीम कड़फिसिस ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। अगर बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो वो जो है आपको गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में जो है सोने के सिक्के जारी किए। और ये कुछ जो है आपको व्यापारियों और श्रेणियां जो होती है, जो मर्चेंट का जो संघ होता है, वो भी जो है आपको व्यापारिक संघ जो होता है, उन्होंने भी सिक्के कुछ चलाए हैं। ये आपको शासक जो थे, जो रूलर थे, उनसे परमिशन लेना पड़ता था, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, और वो लोग भी। तो ये क्वेश्चन आपको कभी बन सकता है कि क्या श्रेणियां जो है, जो व्यापारी हैं, जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, क्या वो सिक्के चला सकते थे? तो उनको भी अनुमति लेनी पड़ती थी और वो उसके बाद चला सकते थे। सबसे ज्यादा सिक्का जो है मौर्योत्तर काल में मिले हैं, पोस्ट मौर्यन एज में जो मिले हैं, और विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसी, चांदी और सोने के सिक्के हैं। तो सबसे पहला किसने चलाया गोल्ड कॉइन, वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे प्योर किसने चलाया, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक किसने चलाया, वो उसका नाम नोट कर लीजिएगा कि गुप्ता। जो अभी सोने के सिक्के जारी किए, इसमें ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। इसके विपरीत जो है गुप्त काल के सिक्के, गुप्तोत्तर काल मतलब पोस्ट गुप्ता एज के सिक्के जो है बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इससे ये प्राप्त होता है कि इस समय जो है व्यापार और इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो घट गया होगा, जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी नीचे चली गई होगी। तो इस तरह से जो हमें सिक्के से ये प्राप्त लगता है, उस वक्त का जो उस काल की जानकारी के बारे में प्राप्त लगता है कि उस टाइम में जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसा रहा होगा, सोशल कंडीशन कैसा रहा होगा, और जो है से वो रिलीजियस जो है कंडीशन कैसा। क्योंकि कुछ सिक्के पर जो है देवी देवताओं के भी चित्र अंकित किए जाते थे, और वो जो कि धर्म पे प्रकाश डालता है। तो ये जो है आपको पता लगता है कि उस समय किस तरह का रिलीजन जो है वो प्रिवेल कर रहा था, किस तरह के रिलीजन को लोग मान रहे थे, धर्म का जो है कैसे धर्म को लोग मानने वाले थे। तो वो जो है उससे पता चलता है। अभिलेख है, तो अभिलेख किसको कहते हैं? तो अभिलेख जो है वो होता है इंस्क्रिप्शन, दैट इज जो किसी चीज पे लिखा गया हो, अंकित किया गया हो, तो उसको, और उसके अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र यानी कि इपिग्राफी। इपिग्राफी जो है उसके अध्ययन को कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को, इंस्क्रिप्शन के स्टडी को जो है इपिग्राफी कहा जाता है। ये भी हमारे प्राचीनतम जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देती है। अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो मोहरों पे मिलते हैं, आपको प्रस्तर स्तंभ पे मिलते हैं, जो कि जैसे कि आपको प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर्स, ये जो है स्तूपों पे मिलते हैं, चट्टान पे मिलता है,
ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट्स पे भी आपको ये अभिलेख देखने को मिल जाएगा। मंदिर की दीवारों पर ये अभिलेख मिलते हैं। ईंट तथा मूर्तियों पर भी ये अभिलेख देखने को मिलेगा। जो पहले जो अभिलेख मिले हैं वो पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेख मिलते हैं, किंतु जब ईसा शताब्दी के आरंभ में जो है वो ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट पे जो है अभिलेख मिलना शुरू हो गया। जो पत्थर पे अभिलेख है वो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित था और वहां के मंदिर वगैरह में जो है वो जो है अभिलेख लिखा गया है। जो सबसे ज्यादा अभिलेख जो है अभी मैसूर में जो है आपको ऑफिस ऑफ चीफ आर्कियोलॉजिस्ट यानी मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में जो है यहाँ आपको जो है इस करके जो है रखा गया है, यहाँ संग्रहित किया गया है। प्रथम शताब्दी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अभिलेख का जो है सबसे पुराना अभिलेख किसको कहा, कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी जो है लिपि कौन सी थी, तो वो थी ब्राह्मी लिपि जो है इसकी लिपि थी। और संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगी है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है। तो संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा है क्योंकि ये ईसा की दूसरी शताब्दी से मिलने लगा। जैसे कि हाथी, ये आपको जूनागढ़ अभिलेख जो है सत्य शासक रुद्रदामन का है, वहां पर जो है आपको प्योर संस्कृत में जो है शुद्ध संस्कृत जो है अभिलेख वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के अभिलेख जो है नोट कर लेना। जो भी मैं बोल रहा हूँ, किसी का नाम ले रहा हूँ या कोई बात बताता हूँ कहीं से, कोई स्टैटिक चीजें, उसको नोट कर लिया कीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपके एग्जामिनेशन में वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता रहता हूँ। ये जो है आपको गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के जो अभिलेख हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति का जो अभिलेख है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो है भाव चित्रात्मक था, मतलब पिक्टोग्राफिकल जो है लिपि का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। पिक्टोग्राफिकल जो है लैंग्वेज है उसको जो है अभी तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया है। इसलिए हड़प्पा काल के जो है, हड़प्पा काल को हम लोग प्रोटो जो है हिस्ट्री भी कहते हैं, यानी आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के अभिलेखों को जो है अभी तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए हैं। अशोक के शिलालेख जो था उसमें भी अभिलेख, अशोक के शिलालेख जिसमें अशोक ने अपने बहुत सारी चीजें उसमें खुदवाए थे, अपने आदेशों को उसमें दिया था और लोगों को जो है, पब्लिक को जो है अपना संदेश पहुंचाने के लिए, तो बहुत सारी जो है अभिलेख उसने लिखा है। तो मोस्टली जो अभिलेख है, ज्यादातर अभिलेख जो है अशोक का वो ब्राह्मी लिपि में है और वो जो है ब्राह्मी लिपि वो आपको बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेकिन जो कुछ अभिलेख है अशोक का जो कि पाकिस्तान वगैरह का क्षेत्र जो है वहां जो है आपको खरोष्ठी लिपि में भी देखने को मिला है, जो कि दाएं से बाएं आजकल जो उर्दू जो लिखते हैं उस तरह के जो है आपको लेखन जो है आपको मिला है। कुछ अभिलेख हमें अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र से भी मिले हैं, जिसमें जो है यूनान, अफगानिस्तान जो कि ग्रीस और अफगानिस्तान, जिसमें अरामाइक लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। और जो है आपको गुप्त काल के अंत तक जो है प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। तो सबसे पुराना जो अभिलेख है वो हड़प्पा संस्कृति का है, जो कि मोहरों पे मिलती है, लेकिन उसको हम लोग अब पढ़ नहीं पाए हैं। 2500 ईसा पूर्व के दौरान का वो अभिलेख है। लेकिन जो सबसे पुराना अभिलेख जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसको हम लोगों ने डिसाइफर कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी है, तो वो है अशोक का अभिलेख, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और उसको पढ़ने वाले जो है पूरा कौन थे, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ये नाम नोट कर लीजिएगा। 1837 में जो है उन्होंने ये अभिलेख को पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को, और उन्होंने ही जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ के बहुत सारी जानकारी वहां से हमें भी आगे क्या क्या लिखा हुआ है उनके अभिलेख में। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि आपको इलाहाबाद प्रशस्ति भी के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद पिलर, उसमें जो है उस अभिलेख में आपको समुद्रगुप्त के विजय गाथा के बारे में जानकारी मिलेगी, समुद्रगुप्त के गुणों के बारे में जानकारी मिलेगी। और वो अभिलेख जो है आपको प्रस्तर अभिलेख है, मतलब कि आपको पत्थर का अभिलेख, पत्थर पे लिखा हुआ है। और वो जो है आपको किसने लिखा है, तो उसका कोट पोएट था हरिसेन। हरिसेन ने जो है ये अभिलेख आपको लिखा है। तो ये जो है हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का जो है कोर्ट पोएट था। आपको जो वहाँ का दरबारी इतिहासकार जो है वो समुद्रगुप्त का जो था वो था हरिसेन, उसने ये अभिलेख लिखा है। अभिलेख के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो हम अभिलेख हमारी सहायता करता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करता है। तो कौन कौन अभिलेख है 4 महत्वपूर्ण, उसके बारे में जो है आप जान लीजिए। तो एक जो है एक अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, तो अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं या पब्लिक जो होती है राजा के, उस राज्य में जो पब्लिक होती है उसके जो है सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्य, देश एवं निर्णय की सूचना देने वाला अभिलेख, मतलब उनको जो जानकारी दी जाती है सामाजिक, धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक जानकारी जो है उससे वहां के प्राप्त होती है एक अभिलेख से।
एक अभिलेख जो है जो धर्म से संबंधित होता है, बहुत सारे धर्म है, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, उनको मानने वाले उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके मानने अनुयायी कौन थे, उनके मानने वाले क्या क्या करते थे, किस तरह का वो धर्म था उस जमाने में, कौन से जो है से आपको गॉड जो है, कौन से देवी देवताएं प्रसिद्ध थी। ये सारी चीजें जो है आपको दूसरे जो एक तरह के अभिलेख से मिलता है, जो कि रिलीजियस होता है, धर्म को जो है से रिलेटेड होता है। एक अभिलेख होता है जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति, जो अभी हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त का, उसमें जो है राजा की बड़ाइयां होती है, राजा के गुणों को जो है से विवरण किया जाता है, राजा के बहुत सारी चीजों को बताया जाता है कि किस तरह से राजा ने अपने सबको जीत लिया, कैसा महान राजा था, वो सारी चीजें, बड़ाई वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। एक अभिलेख होती है दान पत्र अभिलेख होती है, जिसमें जो है से दान किया जाता है, जो जमीन वगैरह उसको भी दान, उस चीजों को मेंशन होता है उसमें। तो ये सारी चीजें, जैसे कि आपको रूमनदेही अभिलेख अशोक की, उसमें जो है अशोक ने जो है टैक्स को घटा दिया था, ये जानकारी थी। तो वो जो है आपको इस तरह के अभिलेख वहां पे देखने को मिल जाएगा। शासकों तथा सामंतों द्वारा दिए किए गए भूमि दान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्राचीन भारत की भू व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। मतलब कि जो उसने जो है से, जो शासक हैं या सामंत वगैरह जो है, बड़े बड़े सामंत, उन्होंने जो भूदान किया है, तो उसकी जो वो अभिलेख जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उससे जो है हमें प्राप्त पता चलता है कि उस समय में भू व्यवस्था यानी लैंड सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, किस तरह का जो है मैनेजमेंट था, वो प्रशासन किस तरह का था। तो इस तरह की जानकारी जो है हमें उस अभिलेख से ज्यादा मिल जाती है। तो इस तरह से जो है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं पर कोई ये हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।